नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की अपनी हम वीडियो में शेरशाह सूरी के शासन को देखेंगे। हम समझेंगे कि शेरशाह सूरी कैसे इतना बड़ा राजा बना, कैसे उसने मुगल साम्राज्य को पराजित किया, कैसे उसने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और अंततः कैसे शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस सारे घटनाक्रम को हम समझेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले चीज, उसने किस क्रम में राजाओं को पराजित किया, घटनाक्रम क्या है और उन घटनाओं से जुड़े जो प्रमुख व्यक्ति हैं वह व्यक्ति कौन से हैं, यह आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल से जो शेरशाह की पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को समझेंगे, कैसे शेरशाह उदित होता है उसको समझेंगे, कैसे वह विवाह करता है कई सारे जिससे अपने साम्राज्य को वह मजबूत कर पाता है उसको भी हम समझेंगे। तो वह सारी चीजें जो शेरशाह से जुड़ी है और जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है उन सबको हम समझेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए शेरशाह के विषय में वह सब कुछ देखें जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। शेरशाह का जो बचपन का नाम है वह क्या है? फरीद खान। यह तथ्य आपसे पूछा जाता है। तो फरीद खान यह बचपन का इसका नाम है। यह अफगानों का नेता था और इसकी यह कोशिश थी कि यह अफगानों का एक बड़ा नेता बन पाए। प्रारंभिक समय में बहुत सारी कठिनाइयां यह झेलता है, लेकिन लगातार यह संघर्ष करता है। कई बार अपने शुरुआती चरण में यह पीछे भी हटता है। हमने देखा था कि जब हुमायूं ने आक्रमण किया था तो इसने समझौता भी किया था। तो कई बार यह पीछे होगा, लेकिन अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ का यह खूब इस्तेमाल करेगा और उससे जो अपना साम्राज्य है उसको लगातार यह आगे बढ़ाएगा। तो शुरुआती कठिनाइयों के बाद भी यह लगातार साम्राज्य को बढ़ा पाता है। इसमें हम देखते हैं क्योंकि इसका जो जन्म है वह एक छोटे से अफगान परिवार में हुआ है। इसके जो पिता है कोई बहुत बड़े प्रशासक नहीं है, एक सामान्य स्थानीय जमींदार है और उसी रूप में यह उदित होता है। यानी इसके पास कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है और उसके साथ साथ जो उस समय का प्रशासन है उसमें लोधी वंश था। तो लोधी वंश अपने चरम पर था, यानी लोधी वंश अपनी शक्तियां लगातार बढ़ा रहा था और लोधी वंश के एक साधारण सैनिक के रूप में यह नियुक्त हुआ था। यानी इसका पिता एक जमींदार था और इसे एक सैनिक के रूप में नियुक्त करवाया गया था। कहाँ? लोधी साम्राज्य में। और उसमें भी जो आपका बहलोल लोधी है उसी के शासनकाल में यह एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था। धीरे धीरे इसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र बढ़ता रहा। प्रारंभ में यह कहां से उठा है? यह उठा है बिहार के क्षेत्र से। यानी बिहार में जो अफगान सरदार हैं उनके सैनिकों के रूप में यह काम करता था और वहीं से धीरे धीरे अपनी शक्ति यह बढ़ाता गया। बिहार में बढ़ती हुई शक्ति के साथ यह बंगाल तक पहुंचता है। मतलब पहले यह बिहार में एक सैनिक है, बिहार से फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाएगा बंगाल के क्षेत्र में, सैनिकों में ऊंचे पदों पर जाएगा। धीरे धीरे यह खुद को बनाएगा कि अफगानों का यही वास्तविक नेता है। क्योंकि यहाँ समस्या आप देखिए, एक आपका बंगाल का क्षेत्र है, एक आपका बिहार का क्षेत्र है, एक आपका दिल्ली का क्षेत्र है, एक राजस्थान का क्षेत्र है, एक मालवा का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को आप समझिए। जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ अफगान सरदार हैं, लेकिन जो बिहार के अफगान सरदार हैं इनसे बनती नहीं है किसकी? बंगाल वालों की। तो यहाँ पर संघर्ष है। जो दिल्ली का क्षेत्र है यहाँ पर लोधी वंश है, लोधी के बाद आ जाएगा मुगल वंश। अब मुगल वंश यह कोशिश करेगा कि बंगाल पर अधिकार हो जाए, बिहार पर अधिकार हो जाए, तो यहाँ भी संघर्ष है। जो यह आपका राजस्थान का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, यहाँ के अपने जो स्थानीय राजा हैं और परंपरागत रूप से राजा हैं यह बने हुए हैं। तो जो आपका लोधी वंश है यह इनसे संघर्ष करना चाहेगा, बाद में मुगल वंश यह इनसे संघर्ष करना चाहेगा। इसी तरह से जो लोधी और मुगल दोनों हैं यह मालवा पर भी अधिकार करना चाहेंगे। तो एक तरीके से जो पूरा क्षेत्र है वह एक दूसरे के विरुद्ध है। और जब इस तरह का कोई प्रशासन होता है तो उसमें जो जनता है वह जनता बहुत परेशान होती है और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो उनको अस्थायित्व दे, यानी ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जो युद्धों को रोके। इन्हीं सारी भूमिकाओं में यह जो आपका शेरशाह सूरी है वह धीरे धीरे उठता है और अपनी भूमिका को मजबूत बनाता है। अपनी शक्ति को मजबूत करते करते यह युद्धों को भी जीतने लगता है। जैसे 1532 में इसने दोहरिया का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में इसने महमूद शाह लोधी को पराजित कर दिया। और जब इसको पराजित किया तो अवध, बिहार, बंगाल इन सब पर इसका प्रभाव बढ़ने लगा। मतलब लोग यह देखने लगे कि जो शेरशाह सूरी है यह वास्तविक प्रशासक है, यह क्षेत्र को अस्थायित्व प्रदान करेगा और जिससे जो यह आपसी लूटमार है यह लूटमार रुक जाएगी। इसने एक उपाधि धारण की है, यह भी पूछा जाता है। उपाधि क्या है? हजरते आला। यह उपाधि इसने अफगान नेता के रूप में धारण की है, यानी हजरते आला मतलब सबसे बड़ा सुल्तान। यह क्यों इसने धारण की है? क्योंकि यह खुद को साबित करना चाहता है कि वास्तव में जो अफगानों का नेता है और अफगानों का प्रशासन कहाँ है, एक आपका बंगाल, एक आपका बिहार, और जो इनकी शाखा है अफगानों की ही शाखा उसका नियंत्रण भी कहाँ है? दिल्ली पर भी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में वह लोग भी हैं।
तो दिल्ली का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर जहां अफगानों का वर्चस्व है। अब अफगानों में आप दो रूप देखेंगे। जैसे जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर इनका क्या है, सीधा प्रशासन है, इसका, अफगानों का। वहीं जब हम दिल्ली का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे अफगान सरदार आपको मिलेंगे दिल्ली के क्षेत्र में। तो दिल्ली के क्षेत्र में भी जो है प्रभाव है, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में भी प्रभाव है। तो शेरशाह सूरी क्या करेगा, खुद को यह साबित करेगा कि अफगानों का जो सरदार है वह कौन है, शेरशाह। और अफगानों का सरदार होने का मतलब इसका प्रशासन होना चाहिए बंगाल और बिहार में भी, इसका प्रशासन होना चाहिए दिल्ली पर भी, या दिल्ली पर कम से कम इसका नियंत्रण हो। इस तरह की भूमिका यह सेट कर पाता है। तो यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछा जाएगा। पहला यह कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की, शेरशाह सूरी ने। कब धारण की, 1529 में। क्यों धारण की, नुसरत शाह को इसने पराजित किया था, जो बंगाल का एक प्रशासक था। तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपने समय काल में यह सैन्य व्यवस्था को मजबूत करता है। और शेरशाह सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है, अपने सड़क नेटवर्क के लिए। सड़कों का एक जाल बिछाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बाद में कहा जाता है। सैन्य व्यवस्था में कई सारे सुधार करता है। यानी जब इसने प्रशासन संभाला या जब यह प्रशासनिक रूप से उभरने लगा तो धीरे धीरे इसने व्यवस्थाओं को ऐसा मजबूत किया जिससे जो व्यापार व्यवस्था है वह मजबूत हो। अब यही आप समझिए, जब व्यापार व्यवस्था मजबूत होगी तो इसका लाभ किसको होगा, जो स्थानीय लोग हैं। और जब स्थानीय लोगों को लाभ होगा तो किसको वह समर्थन देंगे, प्रशासक को। क्योंकि प्रशासक ऐसी व्यवस्थाएं बना पा रहा है कि स्थानीय व्यापार बढ़ रहा है। और जब स्थानीय व्यापार बढ़ेगा तो लोग प्रशासक को समर्थन देंगे। तो शेरशाह जो है वह आम लोगों के बीच काफी फेमस होता है। यानी आम लोग इसे अपना सरदार मानने लगते हैं, क्योंकि यह ऐसी व्यवस्थाएं बना देगा कि लोग जो है वह काफी लाभ कमाने लगेंगे। इस तरह से यह धीरे धीरे इतना प्रभावशाली हो जाता है कि हुमायूं को भी यह पराजित कर देता है। और जब हुमायूं को यह पराजित करता है उसके बाद भी कोई विरोध नहीं करता है और दिल्ली में जाकर यह शेरशाह सूरी नामक वंश की स्थापना कर देता है। तो कुल मिलाकर जो बिहार का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, अफगानों के जो अन्य क्षेत्र हैं, उन सब पर यह अपना अधिकार करता है। तो धीरे धीरे यह उदित होता है और उदित होने के साथ साथ ऐसी व्यवस्थाएं यह बना पाता है कि लगातार अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इसका अगर हम आरंभिक जीवन देखें, मतलब और बेस जाकर इसका हम समझना चाहें, तो हम देखते हैं कि जो जौनपुर का क्षेत्र है वहां पर इसका पिता है। और वह पिता क्या है, जमींदार है। उन्हीं के यहाँ 1472 ईस्वी में इसका जन्म होता है। बचपन का नाम क्या है, फरीद खान। हालांकि कुछ जगहों पर हमको यह भी मिलता है कि जो हिसार का क्षेत्र है हरियाणा का, या फिर जो सासाराम का क्षेत्र है बिहार का, वहां पर इसका जन्म हुआ था। तो कई हमको उल्लेख मिलते हैं जो अलग अलग जगहों की बात करते हैं। यानी इसके जो पिता हैं हसन खान सूरी, वह दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, जौनपुर के क्षेत्र में काम कर रहे थे। और जौनपुर के क्षेत्र में काम करते हुए वह एक स्थानीय प्रशासक के रूप में, या हम कहे जमींदार के रूप में काम कर रहे थे। वहां वह स्थानीय प्रशासन को देख रहे थे। इसी परिवार में होता है शेर खान का जन्म, या फिर फरीद का जन्म। फरीद फिर नौकरी करता है, स्थानीय जमींदार का बेटा है। तो धीरे धीरे यह क्या करेगा, अपने रोजगार को आगे बढ़ाएगा। तो यह क्या करता है, सैनिक के रूप में भर्ती होता है। और सैनिक के रूप में भर्ती होने के बाद धीरे धीरे यह क्या करता है, प्रभाव बढ़ाता है। और प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ यह स्थापित कर पाता है कि अफगानों का जो नेता है वह यही है। फिर धीरे धीरे यह क्या बनेगा, प्रशासक। अफगानों का जो नेता बनने की बात है और अपना प्रभाव बनाने की बात है। इन दोनों स्थितियों में यह कई सारे क्या करेगा, विवाह भी करेगा। यानी जो पुराने अफगान सरदार होंगे उनकी पत्नियों से, और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके परिवारों में, यानी जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी जो बेटियां हैं या उनके घर की जो पत्नियां हैं जो विधवा हो चुकी हैं, उनसे विवाह करता है। अफगानों के जो सरदार हैं उस समय स्थानीय सरदार, जब वह किसी युद्ध में मारे जाते हैं या किसी तरीके से मर जाते हैं, तो उनकी पत्नियों से यह विवाह करता है। इन विवाहों के माध्यम से यह अपना प्रभाव बढ़ा पाता है। और जब विवाह करता है, मान लेते हैं कोई अफगान सरदार है, कोई स्थानीय प्रशासक है, उसकी किसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। तो जब विवाह कर लेता है तो उस क्षेत्र का जो स्थानीय प्रशासन है वह चला जाता है उसके कंट्रोल में। इसी तरह से यह कई सारे विवाह करता है। और जब कई सारे विवाह करता है तो कई क्षेत्रों का क्या बन जाता है, प्रशासक। अब यहाँ का भी मान लेते हैं प्रशासक हो गया, यहाँ का भी प्रशासक हो गया, तो कई क्षेत्रों का प्रशासक हो गया। धीरे धीरे इन तीनों क्षेत्रों को इसने मान लेते हैं जोड़ दिया। अब इस पूरे क्षेत्र का क्या हो गया, यह प्रशासक हो गया। तो इस तरह से अपने प्रभाव को यह बढ़ा पाता है। इसी क्रम में एक व्यक्ति है बहार खां लोहानी। इसी बहार खां लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। और इसी की पत्नी थी दूदू बेगम, जिससे इसने
विवाह किया था जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो बिहार का क्षेत्र है वह क्षेत्र इसके कंट्रोल में आ चुका था। बहार खां लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी थी, यह तथ्य आपसे पूछा जाता है। क्यों दी थी? कहा यह जाता है कि इसने जंगल में एक बार अकेले ही किसी शेर को मार दिया था, तो उसके कारण जो आपका बहार खां लोहानी है वह शेर खान की उपाधि देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है वह यह है कि इसी बहार खां लोहानी की पत्नी है दूदू बेगम, जिससे विवाह करता है शेरशाह, और शेरशाह विवाह करने के बाद बिहार के क्षेत्र में प्रभावशाली बनता है। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि शेरशाह कितने विवाह करता है और उन विवाहों से उसे क्या क्या लाभ होता है। एक आपका है दौलत खां। दौलत खान की बेटी से यह विवाह करता है, और दौलत खान कौन है? एक अफगान सरदार है। तो जैसा अब हमने पीछे देखा कि यह प्रभावशाली लोगों के घरों में, प्रभावशाली जो अफगान सरदार है उनकी पत्नियों से कई सारे विवाह करेगा। दौलत खां की बेटी से यह विवाह करता है और अफगान सरदार के रूप में यह धीरे धीरे फेमस होने लगता है, क्योंकि जो आपका दौलत खां है यह एक बड़ा क्या है, अफगान सरदार है। तो अब पहले फेमस होगा कैसे कि दौलत खान का यह दामाद है, यानी एक प्रमुख अफगान सरदार का क्या है, दामाद है, उसकी बेटी से विवाह कर लिया। इससे जो स्थानीय कबीले हैं और स्पेशली लोधियों के, यह इसका समर्थन करने लगते हैं। इससे जो पंजाब का क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रभाव बढ़ता है। फिर एक खुदा बख्श है, उसकी विधवा से भी यह विवाह करता है, और इस विवाह से जो स्थानीय अफगान सरदार हैं वह इसका समर्थन करने लगते हैं। फिर यह विवाह करता है दूदू बेगम से, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की। तो बहार खां लोहानी की जो विधवा है उससे विवाह कर लेता है। जब उससे विवाह करता है तो संरक्षक नियुक्त होता है इसका, जलाल खान का। और जलाल खान कौन है? दूदू बेगम का बेटा। और संरक्षक के रूप में, क्योंकि जब यह विवाह करता है दूदू बेगम से, तो दूदू बेगम का जो पुत्र है जलाल खान, वह काफी छोटा होता है, तो प्रशासन में यह संरक्षक के रूप में आता है। लेकिन इसका प्रभाव इतना हो जाता है कि धीरे धीरे जो स्थानीय प्रशासक हैं, स्थानीय कबीले के लोग हैं, वह इसको ही अपना राजा मानने लगते हैं, और धीरे धीरे जो बिहार का क्षेत्र है उस पर इसका प्रभाव बढ़ने लगता है। फिर एक विवाह करता है यह लाड मालिका से, यह ताज खां की विधवा है। इस विवाह से जो चुनार का किला है वह इसको मिलता है, इसके साथ साथ बहुत सारा इसको धन मिलता है। यानी पूर्वी भारत में यह लगातार बढ़ता जाता है। तो बिहार के क्षेत्र में और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में यह लगातार विवाहों के माध्यम से मजबूत होता जा रहा है। जो स्थानीय प्रशासक हैं, स्पेशली उसमें अफगान सरदार, वह सरदार इसको सपोर्ट करने लगते हैं, और यह क्या बन जाता है, उन सब का मुखिया या उन सब का नेता। फिर यह नेता बनने के बाद या उन सब का मुखिया बनने के बाद स्थानीय प्रशासकों से युद्ध करेगा, और स्पेशली उन प्रशासकों से जो प्रशासक फेमस कम है। अब इसको आप ऐसे समझिए, अफगान क्या है, यह आपके सैनिक हैं जो स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासक के साथ जुड़कर बने हुए हैं। अब मान लेते हैं जो आपका बंगाल का प्रशासक है, यहाँ आपका जो बिहार का प्रशासक है, ऊपर आपका जो दिल्ली का प्रशासक है। इन तीनों क्षेत्रों की हम बात करते हैं। अब दिल्ली में जो सैन्य व्यवस्था देखेंगे उनमें भी अफगान है। जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर भी जो सैन्य व्यवस्था देखेंगे उनमें भी अफगान है। जो बिहार का क्षेत्र है इनमें भी जो सैनिक है वह सैनिक कौन है, मूलतः अफगानी है। अब यह अफगानी सैनिक अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं, लेकिन सैनिक तो सैनिक वह आपस में मिलते भी थे। विवाद इनके बीच ज्यादा था, यानी जो दिल्ली का प्रशासक है, बंगाल का प्रशासक है, बिहार का प्रशासक है, इन सबका आपस में टकराव था, यानी यह आपस में लड़ रहे थे। लेकिन सैनिक तो तीनों के पास मुख्यतः क्या है, अफगान है। अब इन युद्धों से जो सैनिक हैं, यह सैनिक भी लड़ रहे थे, तो धीरे धीरे इन सैनिकों को भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका बिहार पर भी प्रशासन हो, जिसका बंगाल पर भी प्रशासन हो, जिसका दिल्ली पर भी प्रशासन हो, यानी इन्हें आपस में ही ना लड़ना पड़े, क्योंकि सारे क्या हैं, अफगानों से कनेक्टेड हैं। तो धीरे धीरे इसी क्रम में जो आपका शेर खां है, वह शेर खां उभरता है कि अफगानों का जो वास्तविक नेता है वह कौन है, शेरशाह है। तो अफगानों के नेता के रूप में यह उभरने लगता है, और इससे धीरे धीरे फिर जो यह प्रशासक है, इन प्रशासकों को यह पराजित करेगा। बिहार के प्रशासक को पराजित करेगा, बंगाल के प्रशासक को पराजित करेगा, और फिर पहुंच जाएगा दिल्ली के प्रशासक को भी पराजित करने। तो इस तरह पूरा घटनाक्रम है, जिससे यह धीरे धीरे बहुत समझदारी के साथ उभर पाता है, और उस समय की जो परिस्थितियां हैं वह भी इसको उभरने का मौका देती हैं। धीरे धीरे यह अफगान सैनिक के रूप में भी फेमस होता है। यह जो आपका शेर खां है, यह चंदेरी के युद्ध से भी कनेक्टेड है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में। और जो राजपूत सरदार है मेदिनी राय, और जो बाबर है मुगल सरदार या फिर मुगल सम्राट, उन दोनों के बीच यह युद्ध होता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर जो आपका शेर खां है
एक सैनिक है, क्योंकि खानवा में राणा सांगा को हराया था, या खानवा के युद्ध को बाबर ने जीत लिया था, तो राणा सांगा युद्ध से हट गए थे। यह हमने देखा था। बाद में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी हत्या हो गई, लोगों ने इन्हें विष दे दिया, किसे, राणा सांगा को। तो जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई, उसके बाद इसने हमला किया कहाँ, चंदेरी पर। और चंदेरी के इस युद्ध के दौरान जो आपका शेर खान है, यह एक सैनिक के रूप में है, और इसका नाम उस समय क्या है, फरीद खान। और यह मुगलों की तरफ से, यानी कि बाबर की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहा था। हमने चर्चा की कि जो आपके अफगान सैनिक हैं, वह सैनिक तीनों व्यवस्थाओं में थे। तो यह बाबर की तरफ से लड़ रहा था, किससे, मेदिनी राय से। इसी युद्ध में इसने एक बहुत खास बात कही थी। इसने जो मुगल साम्राज्य है, या जो मुगल सैनिक हैं, उनके बीच कोई ऐसी कमी देखी थी, या उनकी व्यवस्थाओं को इसने इतना डिटेल से समझ लिया था कि इस युद्ध के बाद यह कहता है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं मुगलों को एक दिन में भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। यह इसका कथन है। अब यह भी आपसे पूछा जाता है कि यह किसने कहा है, तो इसको शेर खान ने कहा है, या शेरशाह सूरी ने कहा है, या फरीद खान ने कहा है, क्योंकि उसका नाम उस समय फरीद खान है। तो उसने कहा है, कब कहा है, चंदेरी के युद्ध में। युद्ध कब हुआ, 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। यह सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर जब घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, 6 मई 1529 को। बाबर ने ही यह युद्ध लड़ा था। अब इस युद्ध में शेर खान की भूमिका कैसे है, जो आपका यह बंगाल का प्रशासक है, क्या नाम है, नुसरत शाह। नुसरत शाह बंगाल की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यानी जब बाबर उदित हो रहा था, बाबर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था, तो उसने पहले दिल्ली पर आक्रमण किया, वहां पर अधिकार किया, आगरा पर अधिकार किया, मालवा के क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। फिर धीरे धीरे वह बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में भी अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा था। अब बाबर एक नया व्यक्ति था। जो अफगान सरदार थे, जो लंबे समय से बने हुए थे, वह किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, या किसी नए प्रशासक को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तो जो आपके अफगान सरदार हैं, वह क्या कोशिश कर रहे थे कि मुगल साम्राज्य की व्यवस्थाओं को वह ना स्वीकारें और मुगलों के अधीन ना आए। इसी क्रम में यह संघर्ष था। घाघरा के युद्ध को बाबर ने जीत लिया था। लेकिन जो आपका शेर खान है, इस समय यह कहाँ था, इसने जो बहार खान लोहानी है, उसकी विधवा से विवाह कर लिया था। यानी बिहार का एक सूबेदार है यह, और अफगानों का एक उभरता हुआ नेता है। इस समय यह बिहार के क्षेत्र में प्रभावशाली बनता जा रहा है। और 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो जाएगी। और जब बाबर की मृत्यु हो जाएगी, तब बनेगा प्रशासक हुमायूं। हुमायूं अपने क्षेत्रों का विस्तार करेगा। दूसरी तरफ जो आपका शेर खान है, यह भी अपने क्षेत्रों का विस्तार करेगा। और अंत में इन दोनों के बीच क्या होगा, टकराव होगा, यह पूरी स्थिति बनेगी। तो शेर खान ने जो घाघरा का युद्ध है, इस युद्ध में सीधे सीधे बाबर के विरुद्ध युद्ध नहीं किया था, लेकिन अफगानों के प्रति इसकी सहानुभूति थी। इसके बाद जो नुसरत शाह है, बंगाल का प्रशासक, क्योंकि शेर खान अब अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा, तो उस समय जो बंगाल का प्रशासक है नुसरत शाह, जो कि हुसैन शाह का पुत्र है और बंगाल के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है। बाबर ने युद्धों को जीता था 1526 में, 1527 में, 1529 में। इसमें घाघरा का युद्ध भी हमको मिलता है। इन युद्धों को बाबर ने भरे जीता। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, वहां पर अभी भी जो आपके अफगान सैनिक हैं, या जो अफगान लोग हैं, वह बने हुए थे। और क्योंकि जो अफगान सैनिक हैं, वह अपने प्रशासक के प्रति समर्पित थे, तो वह नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उन पर अधिकार करे। हमने चर्चा की थी कि जो बंगाल का क्षेत्र है, यह जो बंगाल का क्षेत्र है, प्रारंभ से ही विद्रोहों का केंद्र रहा है। यानी दिल्ली सल्तनत ने भी बंगाल पर हमले किए, बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बंगाल लगातार स्वतंत्र होता रहा। या यहाँ पर जो स्वतंत्रता की भावना है, अलग रहने की भावना है, किसी का नियंत्रण ना हो, उस तरह की जो भावना है, वह पहले से ही बनी हुई थी। और इसका कारण यह कि यह शक्ति और समृद्धि दोनों का केंद्र था। बंगाल में बहुत सारा धन भी था, और यहाँ पर जो शक्ति है वह भी बहुत सारी थी। प्लस दिल्ली से इसकी दूरी, क्योंकि यह दिल्ली से काफी दूर था, तो यहाँ पर नियंत्रण रख पाना या डायरेक्ट कंट्रोल रख पाना भी काफी कठिन था। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता था, यहाँ पर हमला किया जाता था, कहाँ, बंगाल में, और उस हमले में किसी युद्ध को जीता जाता था, चाहे वह हमला दिल्ली द्वारा हो या किसी अन्य क्षेत्र के द्वारा। हमले में जब वह बंगाल को जीतते थे, तो जो स्थानीय प्रशासक है उसी को नियुक्त करते थे। मान लेते हैं पहले कोई एक्स प्रशासक था, इसको पराजित किया, अब प्रशासक हो गया वाई। लेकिन इन दोनों में जो एक कॉमन चीज थी, वह यह थी कि यह होते थे अफगान। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के दौरान, तो होते कौन थे, अफगान होते थे। अब जब यह स्थानीय प्रशासक अफगान ही है, तो दोनों के जो सैनिक है, यानी एक्स के जो पुराने सैनिक हैं, धीरे धीरे यह शामिल हो जाते थे वाई में।
यानी रणनीति वही होती थी, जो इमोशन है वह वही होता था, केवल इनका सरदार बदलता था। तो इस तरह से जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर था नुसरत शाह। यह नुसरत शाह चाहता था कि इसका क्षेत्र फैल जाए और यह बिहार पर भी नियंत्रण कर ले। वहीं जो आपका बिहार का क्षेत्र है वहां पर शेर खां उभर रहा है, क्योंकि शेर खां विवाह भी कर रहा है, स्थानीय सरदारों का उसे समर्थन भी मिल रहा है। तो शेर खां बिहार के क्षेत्र में शक्तिशाली हो रहा है और जो आपका नुसरत शाह है वह बंगाल के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए यह टकराव होगा, लेकिन इस टकराव को शेर खां जीत पाता है और जो नुसरत खान की सेना है उस सेना को पराजित करके भगा देता है। अब इस चीज से जो शेर खान है वह स्थापित हो जाता है कि अगर बिहार में कोई अच्छा प्रशासक है या बिहार को बाहरी आक्रमणों से कोई बचा पाएगा तो वह है शेर खान। और शेर खान बिहार के क्षेत्र में बहुत फेमस हो जाता है। जो अफगान सरदार है वह इसे अपना नेता मानने लगते हैं और यहीं पर इसको उपाधि मिलती है हजरते आला की उपाधि। यह उपाधि इसने खुद को दी थी। जब इसने यह उपाधि दी इसका मतलब यह कि बिहार के क्षेत्र में यह एक शक्तिशाली व्यक्ति हो चुका है, बिहार में अफगानों का यह नेता है और बिहार का यह प्रशासक है। तो बिहार के क्षेत्र में शक्तिशाली हो गया। नुसरत खान की सेना पराजित हो गई। अब यह युद्ध करेगा, दोहरिया का युद्ध 1532 में यह युद्ध होगा। इस युद्ध से यह बिहार के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाएगा। अब इसमें क्या घटनाक्रम है, क्योंकि बिहार में यह पहले से फेमस है। हमने जैसे बार बार चर्चा की कि बिहार में भी क्या है, आपके अफगान सरदार, बहुत सारे जो सरदार हैं वह समर्थन में हैं इसके शेर खान के, लेकिन कुछ सरदार ऐसे भी होंगे जो समर्थन में नहीं होंगे। तो जो यह समर्थन में नहीं है, एक तो इन्हें कंट्रोल में करना है, दूसरा जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाना है। अब यह लक्ष्य किसका है? शेर खान का। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है महमूद शाह लोदी। अब आपका जो लोदी वंश है वह दिल्ली के क्षेत्र में तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप 1532 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब इनका प्रशासक है हुमायूं। तो दिल्ली का क्षेत्र लोदी वंश से जा चुका है, लेकिन जो इनके स्थानीय लोग हैं या इनके जो बचे कुचे लोग हैं वह अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। इसी में आपका है महमूद शाह लोदी। यह चाहता है कि जो अफगान सैनिक हैं इनको यह कंट्रोल करे। अब यहाँ पर नेता बनने की जो होड़ है वह होड़ भी हमको दिखती है। अफगानों का सरदार या फेमस सरदार इस समय उभर रहा है कौन? शेर खान। और शेर खान क्या करना चाहता है? अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। वहीं आपका जो महमूद शाह लोदी है यह भी बनना चाहता है अफगानों का सरदार, और यह बनना इसलिए चाहता है जिससे क्या करे, मुगलों के खिलाफ युद्ध कर सके, क्योंकि मुगलों ने इसके क्षेत्रों को जीत लिया है या लोदी वंश के क्षेत्रों को जीत लिया है। तो महमूद शाह लोदी यह कोशिश करता है कि यह अफगानों का सरदार बन जाए। तो दो तीन कारण है। बिहार में जो स्थानीय सरदार हैं जो समर्थन नहीं दे रहे हैं शेर खान को, उनका समर्थन प्राप्त करना, बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अपने प्रभाव को आगे बढ़ाना, और जो आपका यह अफगान सरदार बनना चाहता है कौन? महमूद शाह लोदी, इसको कंट्रोल में करना। यह तीन कारण हमको दिख रहे हैं। इससे यह दोहरिया का युद्ध होता है और इस दोहरिया के युद्ध में महमूद शाह लोदी को यह पराजित कर देता है। जब यह महमूद शाह लोदी को पराजित करता है तो जो बिहार का क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जो अफगान सरदार हैं उन सरदारों के बीच यह बहुत फेमस हो जाता है। अब जो इसको समर्थन नहीं दे रहे थे, इस युद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे थे जो समर्थन में आ गए किसके? शेर खान के। अब लेकिन जो ऐसे व्यक्ति बचे थे जो समर्थन नहीं दे रहे थे उनको इसने मार दिया। इसने? शेर खान ने। तो अब बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, स्पेशली अभी बिहार के क्षेत्र में जो भी अफगान सरदार हैं वह या तो शेर खान के समर्थक हैं या फिर वह नहीं है, उन्हें शेर खान ने मार दिया। दोहरिया का युद्ध शेर खान का वर्चस्व स्थापित करने का युद्ध था। फिर यह युद्ध लड़ता है सूरजगढ़ का युद्ध। 1534 में यह युद्ध होता है। इस समय जो सूरजगढ़ है वह नुसरत शाह के कंट्रोल में है। और नुसरत शाह कौन है? बंगाल का प्रशासक जो मुगलों के खिलाफ भी लड़ रहा है। और शेर खान ने अब क्या किया है? बिहार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। अब यह धीरे धीरे बढ़ना चाहता है बंगाल की तरफ, और बंगाल में एक किला है सूरजगढ़, उस किले पर यह कब्जा करना चाहता है। इस वजह से यह युद्ध होता है। इस युद्ध में भी जो नुसरत शाह है वह नुसरत शाह युद्ध को हार जाता है। सूरजगढ़ के किले पर शेर खान का अधिकार हो जाता है और शेर खान अब बंगाल के भी बहुत सारे हिस्सों पर कंट्रोल करने लगता है। यानी बिहार में यह फेमस हो चुका है, बंगाल में यह अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ एक सबसे खास चीज आप ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय अफगान सरदार हैं उन सरदारों का समर्थन भी यह लगातार बटोरते जा रहा है। यानी जो स्थानीय अफगान सरदार हैं
वह जुड़ते जा रहे हैं किससे? शेर खान से। और शेर खान युद्धों को ज्यादा इसलिए भी जीत पा रहा है कि यह जो आपके समर्थक हैं यह लगातार इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सूरजगढ़ का युद्ध इसने जीत लिया। फिर युद्ध होता है चौसा का, 1539 का यह युद्ध है। इस युद्ध में हमने देखा कि हुमायूं को इसने पराजित कर दिया और हुमायूं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागा था और इसने मुगल साम्राज्य की कमजोरियों को बहुत पहले ही देख लिया है। यह कहता है कि एक दिन में हटा दूंगा मैं। तो जो मुगलों की कमजोरी है उस कमजोरी को यह पहले से जानता है और चौसा नामक क्षेत्र पर जब यह युद्ध हुआ था, क्योंकि अब आप देखिए मुगल साम्राज्य भी बंगाल पर अधिकार करना चाहती थी। नुसरत खान की जो लड़ाई है वह लड़ाई बाबर के समय से है और बाबर के समय से चलने वाली इस लड़ाई को जब जीत लेता है कौन? शेर खान। शेर खान नुसरत खान को पराजित कर देता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक तरफ आपका है मुगल साम्राज्य और यहाँ पर आपका है बंगाल और यहाँ पर आपका है बिहार। बिहार में आपका प्रशासक हो गया है शेर खान और शेर खान नियंत्रण कर लेता है कहां पर? बंगाल में। यहाँ पर पराजित करता है नुसरत शाह को। और जो मुगल साम्राज्य है जिसको स्थापित किया है बाबर ने, तो वह क्या चाहता है? इस नुसरत शाह पर कंट्रोल। अब क्योंकि जो शेर खान है इसने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया या नुसरत शाह पर कंट्रोल कर लिया, तो अब मुगल साम्राज्य की लड़ाई किससे होगी? नुसरत शाह के क्षेत्र को जिसने कंट्रोल किया है यानी शेर खान से। तो अब शेर खान की लड़ाई होगी मुगल साम्राज्य से और शेर खान पहले से ही मुगल साम्राज्य में काम कर चुका है। इसकी सैन्य व्यवस्थाओं को यह बहुत ठीक से जानता है, तो यह कहता है कि एक दिन में यह क्या करेगा? पराजित करके इनको बाहर भगा देगा। यह पहले से यह कहता आ रहा है। तो जब यह चौसा का युद्ध हुआ इसने किया भी यही। इसने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया और हुमायूं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागा था। जब इसने हुमायूं को पराजित कर दिया तो जो बिहार का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर यह पूरी तरीके से स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त हो जाता है और खुद को घोषित करता है शेर शाह सूरी के नाम से। यानी जब इसने हुमायूं को पराजित किया उसके बाद इसका नाम पड़ा क्या? शेर शाह सूरी और सूरी वंश की स्थापना होती है। तो चौसा का युद्ध भी इसने जीत लिया है। अगला हमला करता है यह 1540 में और युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध को बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है, यानी बिलग्राम का जो युद्ध है वह कन्नौज का ही युद्ध है। दरअसल जो यह कन्नौज का युद्ध है यह हुआ कहाँ था? बिलग्राम के क्षेत्र में। और यह बिलग्राम है कहाँ? एक तरफ है आपका लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की और एक तरफ आपका है कन्नौज। इन दोनों के बीच में आपका है क्या? बिलग्राम। ज्यादा फेमस यह कन्नौज के युद्ध से है, लेकिन इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ? क्योंकि हुमायूं को इसने पराजित कर दिया था चौसा के युद्ध में, अब हुमायूं भागकर चला जाता है कन्नौज के क्षेत्र में। और कन्नौज के क्षेत्र में क्योंकि वहां पर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और स्पेशली जो व्यापारिक केंद्र है वह कन्नौज के क्षेत्र में हमको दिखता है, तो हुमायूं चाहता है कि अपनी सेना को इकट्ठा करे और फिर से हमला करके अपने क्षेत्र को वापस ले ले। तो हुमायूं अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और वहीं जो आपका शेरशाह है वह बंगाल के क्षेत्र में प्रभावशाली हो चुका है, बिहार के क्षेत्र में भी वह प्रभावशाली हो चुका है। तो हुमायूं भागकर जाता है कन्नौज, लेकिन यहां पर हमला करता है फिर शेरशाह। शेरशाह इस हमले के बाद यह स्थापित कर देता है कि अब जो मुगल साम्राज्य है वह भारत में समाप्त हो चुका है। अब नया वंश उभरेगा, कौन सा? सूरी वंश। और सूरी वंश की जो औपचारिक स्थापना है वह बिलग्राम के युद्ध के बाद हो जाती है। अब आपका जो शेरशाह सूरी है वह दिल्ली, आगरा इन सब पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। जो आपका हुमायूं है वह भाग जाएगा और यह चरम होगा किसकी? शेरशाह सूरी की शक्ति का। इसके बाद शेरशाह एक हमला और करेगा, गोखरों पर हमला। अब आपके यह गोखर कौन है? गोखर जो आपका पश्चिमी भारत का क्षेत्र है या फिर उत्तर पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है, वहां पर यह क्या है? एक कबीले के लोग हैं। स्पेशली जो पेशावर का क्षेत्र है वहां पर यह एक स्थानीय कबीले हैं और जो मुगल व्यवस्था है या जो मुगल हैं उनके यह सपोर्टर हैं, यानी गोखर मुगलों के सपोर्ट करने वाले लोग हैं। शेर खान यहां भी क्या करता है? इन गोखरों को पराजित करता है, क्योंकि हुमायूं कोशिश यह कर रहा था कि समर्थक अपने जुटाए। वह भाग कर गया था अलग अलग क्षेत्रों में, वह सिंध में गया, वह बाद में ईरान तक जाता है, अपने भाइयों के पास भी जाता है, हर किसी से वह समर्थन जुटा रहा था। तो जो आपका शेरशाह सूरी है वह यह कोशिश कर रहा था कि जो भी इसके समर्थक है वह समाप्त कर दिए जाएं। तो यह गोखरों पर भी हमला करता है। गोखर है कौन? स्थानीय कबीले के लोग जो पेशावर और उत्तरी पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में हमें दिखते हैं। उन पर हमला करता है, उनको भी पराजित कर देता है और पराजित करने के बाद पूरी तरीके से जो अपनी पश्चिमी सीमा है उसको सुरक्षित करने की कोशिश करता है। इसके बाद यह बनवाता है एक किला, यानी भविष्य में ऐसे हमले ना हो या कोई ऐसा व्यक्ति उभर कर ना आए जो इसके क्षेत्र पर हमला करे, तो यह बनवाता है एक किला। किले का नाम क्या है? रोहतासगढ़ का किला। इस किले का निर्माण यह केवल इसलिए करता है कि जो बिहार का क्षेत्र है और यूपी का क्षेत्र है
उस पर कोई पश्चिम से हमला ना हो और उस हमले को रोकने के लिए इसके पास एक अच्छा मुख्यालय हो या सेना का ऐसा कंट्रोल सिस्टम हो जिससे इन हमलों को वह रोक पाए। तो रोहतासगढ़ के किले को यह बनवाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, कौन सा? खवास खान। इस खवास खान की यह नियुक्ति करता है, कहां पर? इस किले पर। और एक व्यक्ति और है, हैबात खान। हैबात खान और खवास खान, इन दोनों की नियुक्ति की जाती है। यह किले की व्यवस्थाओं को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर कोई हमला ना हो पाए। स्पेशली यह किला ज्यादा फेमस इसलिए हुआ, या जो आपका शेर खान है उसने इस किले को इसलिए बनवाया था कि जो आपके मुगल हैं वह मुगल लौट कर ना आए, दूसरे जो अन्य अफगान हैं वह अन्य अफगान या फिर जो तुर्क के लोग हैं वह लौट कर ना आए और उसके क्षेत्र पर हमला ना करें। तो आपका जो हैबात खान है इसे जिम्मेदारी यह दी गई कि जो किले की आसपास की सुरक्षा व्यवस्था है उसे देखे, और जो खवास खान है उसका मेन काम यह था कि जो पश्चिम की सीमा है उस सीमा को यह कंट्रोल करे और जो किले के आसपास का क्षेत्र है उनको सुरक्षित करे। तो नियुक्ति मुख्यतः जो आपका हैबात खान है इसकी थी किले के अंदर, यानी किले के अंदर जो व्यवस्था है उसको देखे हैबात खान, आसपास की व्यवस्थाओं को देखे खवास खान, और दोनों मिलकर इस किले को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी हमला ना कर पाए। अब आपका जो शेरशाह है यह अपने क्षेत्रों का विस्तार करेगा और यहाँ से अब हमको शेरशाह का एक दूसरा फेज भी दिखेगा। शेरशाह अफगानों का नेता बनता है, अपने क्षेत्रों का विस्तार करता है, लेकिन अब जो आपका शेरशाह है वह धीरे धीरे साम्राज्यवादी होगा, यानी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का वह प्रयास करेगा। 1542 में वह हमला करता है मालवा पर, और मालवा क्या है? एक तरीके का कनेक्टिंग पॉइंट, यानी एक व्यापारिक केंद्र है जो राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर हमला करने का कारण क्या है? यह चाहता है कि जो गुजरात का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र है और स्पेशली जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर इसका प्रभाव बढ़ जाए, यानी अब यह राजस्थान को कंट्रोल करना चाहता है, गुजरात को कंट्रोल करना चाहता है, दक्कन को कंट्रोल करना चाहता है और वहां से जो व्यापारिक लाभ है उसे कमाना चाहता है। इसीलिए यह मालवा पर हमला करता है। यहाँ का जो प्रशासक है उसका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद। इस मलिक मोहम्मद के कई नाम हमको मिलते हैं, कुछ जगहों पर मलिक कासिम, कुछ जगहों पर मलिक कफूर भी हमको मिलता है, लेकिन यह मलिक कफूर अलग है। अब ध्यान रखिएगा, जो आपका मालवा का शासक है, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है वह कोशिश यह भी कर रहा था कि मालवा पर अधिकार हो जाए, और मुगल साम्राज्य अब चला जा चुका है। तो आप मालवा को भी ऐसे समझिए, एक तरफ आपका है मालवा, एक तरफ आपका है दिल्ली, एक तरफ आपका है बिहार, एक तरफ आपका है बंगाल। तो बिहार से शेरशाह उभरता है, बंगाल पर कंट्रोल कर लेता है और बंगाल के बाद वह दिल्ली पर भी कंट्रोल कर लेता है। तो शेर खान अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है। वहीं जो दिल्ली साम्राज्य है या जो दिल्ली के प्रशासक थे वह बार बार यह कोशिश करते थे कि मालवा पर उनका अधिकार हो जाए, लेकिन अब जो है शेर खान उभर चुका है और शेर खान क्या करता है? बंगाल पर अधिकार, दिल्ली पर अधिकार। तो अब उसका जो द्वंद्व होगा वह कहां से होगा? मालवा से। तो मालवा पर वह अटैक करता है, वहां का जो शासक है मलिक मोहम्मद उसको पराजित करता है और मालवा आ जाता है शेरशाह के कंट्रोल में। फिर यह हमला करता है रायसीन पर, और रायसीन का जो हमला है 1543 में हुआ यह हमला, यह शेर खान के लिए बहुत सारे अपयश लेकर आता है। यानी यहाँ पर हमको शेरशाह सूरी की ऐसी व्यवस्था दिखती है जो उसको बहुत बदनाम करती है। कैसे समझते हैं? रायसीन जो है आपका यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ का शासक था पूरनमल। तो पूरनमल एक शक्तिशाली शासक था। अब शेरशाह सूरी अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है और वह हमला करता है रायसीन पर, लेकिन जो रायसीन है यह बहुत ताकतवर था। शेरशाह यहाँ पर बहुत फोर्स से हमला करता है, लेकिन पूरनमल को वह पराजित नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर एक समस्या और है, शेरशाह सूरी ज्यादा सफल इसलिए हुआ क्योंकि यह स्थानीय व्यवस्थाओं को जानता था, और स्थानीय व्यवस्थाओं को जानने का मतलब यह प्रारंभ में क्या था? एक सैनिक था। तो किस तरह से जो स्थानीय भौगोलिक स्थिति है, जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, दलदली क्षेत्र हैं, इन सब का उपयोग कैसे किया जा सकता है यह बखूबी जानता था, और इसी कारण यह युद्धों में ज्यादा सफल हो पाता था, क्योंकि यह उभरा कैसे था? सैनिक के रूप में, यानी इसे ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है वह पता थी, इसी का इसने लाभ उठाया। लेकिन जो आपके राजस्थान के सैनिक हैं, स्पेशली उसमें राजपूत, यह राजपूत भी अपनी स्थानीय व्यवस्थाओं से या स्थानीय भौगोलिक स्थिति से परिचित थे, और इनमें भी हम देखते हैं कि राजपूत जब भी अपनी स्थानीय भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए लड़ते हैं उनको पराजित कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। राजपूत ज्यादातर केसेस में तब हारे हैं जब वह खुले मैदानों में आकर लड़े हैं। जब तक वह अपनी व्यवस्थाओं के तहत या अपनी भौगोलिक स्थितियों के तहत लड़ते रहे तब तक उनको पराजित कर पाना काफी कठिन था। इसी क्रम में जो आपका पूरनमल है यह भी पराजित नहीं होता है,
लेकिन युद्ध लंबे समय तक चलता है। अंत में यह तय होता है कि इस युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा, दोनों क्या करें आपस में मित्र बन जाएं और यह बातचीत शुरू होती है। जब यह बातचीत शुरू होती है तो जो पूरनमल है उनका पूरा परिवार एक बार पहुंचता है शेरशाह के दरबार में, क्योंकि आपस में मित्रता हो रही है। इस मित्रता के तहत जब पूरनमल का पूरा परिवार और पूरनमल खुद शेर खान के दरबार में पहुंचता है तो एक दिन अचानक क्या होता है, शेरशाह अपने लोगों को यह आदेश देता है कि पूरनमल और उसके लोगों को मार दिया जाए। अब यहाँ पर हमको शेरशाह की कायरता दिखती है। शेरशाह इन लोगों को अचानक से मार देता है, जबकि दोनों में यह तय हुआ था कि मित्रता स्थापित होगी, दोनों दोस्त बनेंगे, लेकिन शेरशाह हत्या कर देता है, चालाकी करता है। इसमें एक व्यक्ति का नाम है कुतुब खान। अब यहाँ पर जो शेरशाह के समर्थक है वह उसका साथ छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शेरशाह ज्यादा शक्तिशाली इसलिए था कि अफगानों ने इसे अपना नेता माना था, यानी अफगानों का यह अच्छा नेता है। लेकिन जब ऐसे काम करेगा कि किसी को धोखे से मार देगा, वो भी इस तरह से अपने दरबार में बुलाकर, तो धीरे धीरे इसके समर्थकों की संख्या क्या होगी, कम होने लगेगी। इसी क्रम में है आपका कुतुब खान। यह पूरनमल का विरोधी तो था, लेकिन यह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से ऐसे मारा जाए किसी को, यानी ऐसे धोखा देके किसी को मारना यह नहीं चाहता था। यह युद्ध के मैदान में लड़ना चाहता था। लेकिन जब शेरशाह ने इस तरह से इसको मार दिया तो इसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। किसने? कुतुब खान ने। तो यह भी पूछा जाता है कि वह कौन सा सरदार था जिसने आत्महत्या कर ली थी जब शेरशाह ने पूरनमल को मारा था। अब इसमें कई तरीके से पूछा जा सकता है। शेरशाह ने किसको मारा अपने दरबार में बुलाकर? पूरनमल को। आत्महत्या किसने कर ली? कुतुब खान ने। या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कुतुब खान ने किसके मारने पर आत्महत्या कर ली? तो कई तरीके से प्रश्न को घुमाया जा सकता है। अब तथ्य को जानते रहिए। कुतुब खान ने आत्महत्या की है, शेर खान ने पूरनमल को मार दिया है अपने दरबार में बुलाकर। लेकिन अब यहां से जो आपका शेरशाह सूरी है उसका पतन धीरे धीरे होने लगेगा, या उसकी जो शक्ति है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। इसी क्रम में यह 1544 में मारवाड़ पर हमला करता है। यहाँ का शासक है मालदेव, और मालदेव बहुत ताकत के साथ लड़ता है। शेरशाह सूरी इस युद्ध को नहीं जीत पाता है, और यहाँ पर एक व्यक्ति और उभरता है, जयसिंह या फिर जैता। जैता का नाम हमको ज्यादा मिलता है, लेकिन माना यह जाता है कि जैता ही जयसिंह है, जो बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान बहुत फेमस होंगे। तो जैता इस युद्ध को लड़ते हैं और अंततः जो आपका शेरशाह सूरी है वह इस युद्ध को नहीं जीत पाता है। यहाँ पर जो आपके राजपूत हैं उन्होंने स्थानीय परंपराओं का लाभ उठाया, या राजपूतों ने अपनी रणनीति के साथ, अपनी युद्ध कौशल क्षमता के साथ हमले किए और शेरशाह सूरी की सेना को वापस होना पड़ा। यहाँ पर एक व्यक्ति और है, कुप्पा या कुप्पा राजपूत। तो जो आपके कुप्पा राजपूत है यह यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शेरशाह सूरी को वापस होना पड़ता है। इसके बाद हमला होता है कालिंजर पर। अब यह 1544 का हमला है। शेरशाह सूरी कालिंजर पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। कालिंजर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में भी जो छतरपुर जिला है वहां का यह क्षेत्र है। राजस्थान के क्षेत्र में यह ज्यादा सफल नहीं हो पाता है, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यह अपने अभियान को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर यह हमला करता है, और हमला करने का जो कारण बताया जाता है कि जो आपका राजा है, कौन सा? छतरपुर का राजा या फिर रीवा का राजा, उसका नाम क्या है? वीर भारत बघेला। इसने शेरशाह के कुछ विरोधियों को शरण दी है, और इसी में एक व्यक्ति और है, कीरत सिंह। इस कीरत सिंह ने शरण दी है किसको? वीर भारत को। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, एक आपका है वीर भारत, यह रीवा का राजा होता है, और शेरशाह का आरोप यह है कि इस रीवा के राजा ने बहुत सारे विरोधियों को शरण दे रखी है। इस वीर भारत को शरण दी है किसने? कीरत सिंह ने। तो अब युद्ध किससे होगा? कीरत सिंह से, क्योंकि अंतिम रूप से जो शरणदाता है वह कौन है? कीरत सिंह। लेकिन एक कथा हमको और मिलती है। कहते यह है कि शेरशाह की एक दासी थी, और यह दासी पहले किसके पास थी? शेरशाह के पास। लेकिन यह चली जाती है कीरत सिंह के दरबार में। शेरशाह वापस मांगता है कीरत सिंह से इस दासी को। अब यहाँ पर एक कहानी है, कीरत सिंह से इस दासी को वापस मांगता है कि दासी हमको लौटा दो, लेकिन कीरत सिंह नहीं लौटाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दासी ने जाकर शरण ली थी, और जब शरण ली थी किसने? दासी ने, और कीरत सिंह नहीं लौटाते हैं तो शेर खान क्या करता है? हमला करता है। शेर खान यह सोचता है जो कीरत सिंह है वह उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस हमले के दौरान ही शेर खान की मृत्यु हो जाती है। कहते यह है कि तोपों से हमला हो रहा था, एक तोप का गोला जो फायर किया गया वह गया नहीं, वह वहीं पर गिर गया, और गिरने के कारण जो शेरशाह सूरी है, क्योंकि गोला फायर किया गया, गया नहीं, वहीं गिर गया, गिरने के बाद वहीं फट गया, शेरशाह सूरी उससे गंभीर रूप से घायल हो गया, और कुछ ही दिनों में 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर तोप का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो तोप का नाम क्या है? उक्ता तोप। उक्ता तोप से फायर किया गया, गोला गया नहीं, गोला गिर गया, फट गया और शेर खां घायल हो जाता है। बाद में इसी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह जो शेरशाह सूरी है वह लगातार अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाता है। स्थानीय रूप से वह क्या करता है, एक सरदार के रूप में नियुक्त होता है और वहां से उभरते उभरते वह बड़े बड़े क्षेत्रों को जीतता है, मुगल साम्राज्य को पराजित कर देता है, हुमायूं को देश से बाहर कर देता है, लेकिन अंततः एक तोप के गोले की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है वह समाप्त होता है और भारत में फिर से जो स्थानीय प्रशासक है उनका प्रभाव बढ़ता है। क्योंकि जो आपका शेरशाह सूरी है इसकी मृत्यु और जो आपका हुमायूं है उसका आगमन, इनके बीच एक गैप है और इस गैप के दौरान जो स्थानीय प्रशासक है वह क्षेत्रों को संभालेंगे और वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर शेरशाह समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो शेरशाह सूरी का प्रशासन है वह प्रशासन किस तरीके से है। उसने जो बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए हैं, ट्रेड नेटवर्क जो उसने डेवलप किया है जिसके लिए वह सबसे ज्यादा फेमस है, वह सब कुछ कैसे था उसे हम डिटेल से समझेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।